संडे को बना दूंगा। एनएलएम शुरू कर रहा हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सुनिए, स्टार्ट करते हैं। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं सोच के क्या आया हूँ, तीनों लॉज बताना। सुन लीजिए ढंग से, ठीक है। 45 मिनट क्लास चलेगी और तीनों लॉज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज भी क्वेश्चन भी आएंगे, जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिए वो सब करके लाएंगे बेटा, सब करके लाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? एक केस पे सोच के आने के लिए क्या है कि मिनिमम ड्रिफ्ट, जिसमें बोट की औकात पानी से कम हो, वो अपने आप में एडवांस लेवल ही है, वो एडवांस लेवल है। ये जेईई मेंस नहीं पूछता है ना, तो वो आप सोच के आइएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे, कल मैं समझाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसके लिए जगह छोड़ दो थोड़ी सी, बाकी सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो 3 लॉज है बेटा, 3 लॉज है जिसमें न्यूटन ने अपनी सारी चीजें कही। इन लॉज में कुछ बातें हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब सब लोग तैयार हो जाएं, ठीक है, सब लोग तैयार हो जाएं। एक गहरी सांस ले लें। सब पढ़ा दिया मैंने, रिलेटिव मोशन में सब पढ़ा दिया, एवरीथिंग। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। अब मैं आ रहा हूं यहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज दिए न्यूटन ने। 3 लॉज क्या बताते हैं मुझे बताइए, मैं आपसे चैट में पूछूंगा। यहां से चैप्टर आपका ऑन हो रहा है बेटा, बढ़िया बढ़िया। यहां से फिजिक्स और इंक्लाइंड होगी। यहां जो सीखेंगे वो मेरे एनएलएम में भी काम आएगा, वर्क पर एनर्जी में भी काम आएगा, सर्कुलर में भी काम आएगा, सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा। तो ये पांचों चैप्टर के फंडे यही आ जाते हैं। क्या कहता है ऑगी, कह रहे हैं कैट डॉग प्रॉब्लम, ये सब दूंगा मैं बेटा, ये सब दूंगा। नहीं, एचसीवी और किसी की जरूरत नहीं है आपको, एचसीवी की जरूरत नहीं है ना, इरडो की जरूरत है। वहां की अच्छी प्रॉब्लम्स आपको इस एक्स्ट्रा डोज में मिल जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, बच्चा कह रहा है एचसीवी, एचसीवी में तो सिर्फ ये पूछा गया है कि ये कब मिलेंगे, ये कब मिलेंगे, इतना सा। मैं तो ये बोलूंगा बाबू, ये इसमें और भी पंगे लूंगा, वो सारे पंगे। तो हमें ये कैट डॉग प्रॉब्लम, उनका एक पार्टिकल प्रॉब्लम है इरडो का। तो हम किसी किताब के पीछे नहीं भागेंगे, उस किताब के सारे अच्छी चीजें मेरे अंदर भरी हुई है। तो तुम किताबों के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम 40 सवाल करोगे तो एक ढंग का मिलेगा। डन, ठीक है, चलो। हाँ बताइए, ये बताइए जी, जल्दी से बताओ। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताओ जल्दी से बाबू, क्या कहते हैं? न्यूटन ने 3 लॉस क्यों दिए बेटा? न्यूटन ने 3 लॉस क्यों दिए, पहले बताओ जल्दी से। 3 लॉस क्यों दिए जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। छोड़ दो प्लीज। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब तो पढ़ाना शुरू किया है। न्यूटन ने 3 लॉज दिए नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, फोर्स नाम की चीज को समझाने के लिए। फोर्स नाम की चीज को समझाने के लिए न्यूटन के 3 लॉज बताते हैं। व्हाट इज फोर्स? आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, फोर्स तो एक क्वांटिटी होती है। नहीं बेटा, फोर्स न्यूटन ने बनाई, फोर्स न्यूटन ने एक टर्म बनाई आज से 400 साल पहले। हाँ, फोर्स को डिफाइन किया है, ठीक है। देखिए, न्यूटन ने एक टर्म डिफाइन की, फोर्स, ठीक है। मोशन को डिफाइन करने के लिए, सुनिएगा भी ध्यान से मुझे, मोशन को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने कुछ चीजें बनाई, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। न्यूटन को एक चीज समझ में आई कि यार ये एक्सेलरेशन जो है ये किसी ताकत से आ रहा है, ताकत से, किसी न किसी नेचर की ताकत से आ रहा है। तो उसने एक टर्म बनाई, फोर्स, ठीक है। बच्चों को लगता है सर फोर्स तो होता है ना, क्या डायनासोर को भी फोर्स पता था? डायनासोर भी बोलते थे फोर्स फोर्स। या आप आज से पहले के लोग, 1000 साल पहले वाले लोग भी बोलते थे फोर्स। या हम जैसे कहते हैं कि बंदर से इवॉल्व हुए, पता नहीं कैसे भाई, उसमें थ्योरी अलग अलग है, ठीक है। मान लो तो बंदर भी फोर्स फोर्स करता है, ऐसा थोड़ी है भैया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज से 400 साल पहले जाके आप बोले हेलीकॉप्टर, आज आप हेलीकॉप्टर बोलेंगे सबको समझ में आएगा हेलीकॉप्टर क्या होता है। 400 साल पहले जाके बोलिए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या होता है हेलीकॉप्टर, का कॉप्टर, एरोप्लेन। तो एग्जैक्टली जब चीजें आती हैं तो शब्द बनते हैं बेटा, हमेशा यही रूल होता है। 400 साल पहले जाके बोलोगे रेलगाड़ी, उसको नहीं पता क्या होती है रेलगाड़ी, कार बाइक, उसको बोलोगे कहाँ है कार बाइक, 400 साल पुराने लोगों को नहीं पता है। तो वैसे ही फोर्स एक टर्म बनाई। क्या देखो, पहला लॉ बताता है व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या करता है, ठीक है। सेकंड, कि फोर्स कितना होता है, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज मैथमेटिकल ना है तो उसका मतलब ही नहीं है भाई। टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, कितना है, जब तक नंबर्स में ना आए चीजें नहीं फिजिक्स में काम करती, ठीक है। और तीसरा, ये नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, मैं तीनों समझा रहा हूं, सुनिएगा। 3 लॉज न्यूटन ने एक शब्द को समझाने के लिए बनाया, फोर्स नाम की चिड़िया को। पहले उन्होंने कहा कि एक फोर्स है, लोगों ने कहा कि ये शब्द क्या है, तो ये टर्म क्या है, तो उन्होंने कहा ये वो है जो मोशन में चेंज ला सकता है, जो मोशन को चेंज कर सकता है। लोग कहते हैं मोशन, मोशन मतलब उसने कहा कि
मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी। कोई चीज चलते हुए तुम्हें नजर आती है, उसकी वेलोसिटी नजर आती है। एक्सेलेरेशन कभी नजर नहीं आता बेटा, एक्सेलेरेशन कभी नजर नहीं आता। जैसे इस पेन को छोड़ूंगा मैं, इस पेन को छोड़ूंगा तो ये पेन आएगा नीचे, इसको छोड़ते वक्त भी एक्सेलेरेशन जी है, थोड़ी देर बाद भी जी है, आपको जी नहीं दिखता, आपको इसकी वेलोसिटी दिखती है कि अच्छा स्टार्ट में 0 है और बाद में तेजी से नीचे आ रहा है, बाद में तेजी से नीचे आ रहा है। कोई कार बहुत तेज चलते हुए आपकी तरफ आ रही है, हो सकता है उस समय एक्सेलेरेशन 0। अब बोलेंगे सर कैसे, कार 100 की स्पीड से चल रही है, फिक्स कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, लेकिन आपको तेज आते हुए दिखाई देगी अपनी तरफ, तो एक्सेलेरेशन नहीं फील होता, वेलोसिटी। तो मोशन का मतलब है वेलोसिटी। तो उसने कहा कि फोर्स वो नेचर की ताकत है जो वेलोसिटी को बदलने की औकात रखती है, मतलब मोशन को बदलने की औकात रखती है। तो फोर्स बेसिकली एक्सेलेरेशन पैदा करती है, ठीक है। सेकेंड लॉ उसने कहा कि फोर्स, लोगों ने कहा अच्छा फोर्स टर्म वो हो गई, तो पहला लॉ ये कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसे वाकई में कई लोग बोलते हैं, कई बड़े लोग बोलते हैं लॉ ऑफ लेजीनेस। लॉ ऑफ लेजीनेस मतलब आलस का नियम। बच्चे बोलेंगे सर आलस का नियम मतलब, ठीक है, मतलब यह है कि अगर इंसान और ये आपके साथ होता भी होगा बेटा, आपके साथ होता भी होगा, कैसे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप जो है मान लीजिए लेट से आप क्या बोल रहा हूं मैं, आप जो है वो सोने गए, तो जैसे ही सोने गए क्या आपको नींद आ गई बेटा? क्या जैसे ही आप सोने गए आपको क्या नींद आ गई? मुझे बताइए फटाक से, जैसे जैसे ही सोने गए, नहीं आपको नींद नहीं आई। लेकिन जैसे ही उठे, ठीक है, तो ये जिस स्टेट में हो आप उसी स्टेट में रहना चाह रहे हो। अभी आप जागे हुए हो तो जागे हुए रहना चाहते हो, आपको नींद आने में टाइम लगेगा, और अगर आप उठे हो तो उठने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, उठने में भी टाइम लगेगा। तो जिस स्टेट में है हम उसी स्टेट में रहना चाहते थे। बॉडी रिमेन एट रेस्ट, इसका एक फंडा था, बचपन से 9 क्लास में पढ़ा होगा, बॉडी रिमेन एट रेस्ट और मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल अनलेस एक्टेड बाय ए फोर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे सूडो फोर्स से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल या जमीन पे रखी हुई है बेटा, एक बॉल जमीन पे रखी हुई है, तुम अगर उसे अपने मतलब उसको अपने लात से नहीं मारोगे तो तब तक वो चलेगी नहीं, वो बिंदास अपने मस्त रहेगी, ठीक है। तो बॉल जमीन पे पड़ी हुई है, तुमने उसे जाके मारा, तब चलेगी, तब चलेगी। मतलब आपको अगर वेलोसिटी बदलनी है, सिंपल सा रूल मैं कह रहा हूं, वेलोसिटी बदलनी है तो आपको फोर्स चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए भाई साहब बाइक पे जा रहे हैं, फुल स्पीड पे बाइक से जा रहे हैं, ड्रर, सामने आके एक दीवार आई, ठीक है, और वही एक मोड़ आया, उत्थे ये गड्डी छोड़ आया, ठीक है, एक मोड़ आया, वहां पर पूरी कहानी नहीं बताई, एक मोड़ आया, वहां पर दीवार थी बेटा, उत्थे गड्डी छोड़ आया, ये होता है। देखिए एक्सीडेंट जब होते हैं तो एक्सीडेंट में क्यों हमारा ये एयर बैग्स और ये सीट बेल्ट क्यों जरूरी होते हैं? तो जब आप कार चला रहे थे 100 की स्पीड पे, है ना, तो कार 100 की स्पीड पे, आप भी 100 की स्पीड पे मेरे बाबू, कार 100 की स्पीड पे तो आप भी 100 की स्पीड पे, दोनों 100 की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैं थोड़ी चल रहा, अबे कार में बैठे हो तो चल ही रहे हो। अब क्या होता है जब कार भिड़ती है, जैसे ये बाइक भिड़ी, तो इसको तो दीवार ने रोक दिया, कार को तो दीवार ने रोक दिया, ठीक है। मान लीजिए कार किसी दीवार से भिड़ गई, तो कार की बॉडी को तो दीवार ने रोक दिया। अब आप 100 की स्पीड में हो, कार को तो रोक दिया गया, लेकिन आपकी बॉडी आगे जाएगी। और जनरली क्या होता है, फोर्स ट्रांसफर होता है, हम सीट पर बैठे होते हैं, तो सीट का नीचे वाला हिस्सा हमें फ्रिक्शन दे रहा होता है, अब ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा अभी भी 100 की स्पीड में है। बच्चे सोचते हैं शूडो फोर्स है, कोई शूडो फोर्स नहीं है, आप और कार साथ साथ चल रहे थे, ये नीचे वाला हाथ कार है और ये मैं हूं। कार टकराई दीवार से, तो दीवार से टकरा के रुक गई, दीवार ने फोर्स लगाया, आप पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो आप आगे गए। अब क्या होता है, ड्राइवर स्टेयरिंग से जाके भिड़ जाता है, तो इतना तेज भिड़ता है, आप सोचिए ना, कोई 100 की स्पीड से आपसे आके टकराया हो, या आप 100 की स्पीड से टकराए हो, वही वाली बात है, वही कोई कोई ऊपर से कूदा 4th फ्लोर से, तो हड्डियां क्यों टूट रही है? क्योंकि आप किसी वेलोसिटी से जाके फर्श से टकराए हो, तो उस वेलोसिटी से आप स्टेयरिंग से टकरा रहे हो, या कार जो साइड में बैठा है वो कार के दूसरे पार्ट से जाके टकरा रहा है। तो एक्चुअली मुद्दा ये, हम अपने आप को नहीं रोक पाते। तो अब क्या होता है, सीट बेल्ट ऐसा होता है कि सीट बेल्ट अगर आपने देखा हो, कार का सीट बेल्ट, अगर आप उसे धीरे धीरे खींचेंगे, अगर सीट बेल्ट को अगर आप धीरे धीरे खींचेंगे तो खींचता है, लेकिन एकदम झटके से अगर खींचे तो वो मना कर देता है, तो वो एकदम से आपको फोर्स देता है। कार को तो दीवार ने ठोक के रोक दिया, लेकिन वो सीट बेल्ट आपको रोकता है। प्लस एयर बैग, सामने क्या होता है, एयर बैग फूल जाते हैं। अच्छा, एयर बैग में एक्सप्लोसिव होते हैं, अरे भैया एक्सप्लोसिव होते हैं हल्के फुल्के, वो एक्सप्लोसिव फूटते हैं तेजी से, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी से खुलना होता है। अंदर हवा
तो वो क्या होता है कि आपको एक हल्का सा कुशन मिल गया। भाई कुशन मिल गया मतलब आप हल्का सा कुशन बोलूं या एक गद्दा टाइप मिल गया जिसपे आप जाके टकरा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे होता है ना कि बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो मान लीजिए फोर्थ फ्लोर से किसी को नीचे उतारना है, अब वो खुद कूदेगा तो बेटा आग से तो क्या मरेगा, वो जमीन पर टकरा के मर जाएगा। तो नीचे आप क्या करते हो कि नीचे ऐसे गद्दे रख देते हो या चादर फैला देते हो, वो होती है ना प्लास्टिक टाइप का, वो रबर जिस वो इंसान कूदता है तो बच जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, धीरे धीरे वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, या आपने कभी देखा होगा बस में सफर कर रहे हो, एकदम से बस चली, एकदम से बस चली तो आप पीछे झुकते हो, बच्चा कहता है इसका कारण है शूडो फोर्स। नहीं, ये इनर्शिया है। इनर्शिया बेसिकली हुआ क्या, जब आप बस में खड़े थे, फर्स्ट लॉ को समझा रहा हूं, जब आप बस में खड़े थे, चुपचाप खड़े थे, बस एकदम से चली तो आप पीछे की तरफ क्यों हुए? आप पीछे की तरफ नहीं हुए, सोच के देखिए, असली ये आपको फील हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, आपके पांव आगे गए। सोचिए, अब बताता हूं। कार झटके से चली, कार का इंजन चला, कार का इंजन चला, टायर ने फोर्स पैदा किया, उससे पूरी कार की बॉडी चली। उस बॉडी ने आपका जो जूता कार के फर्श पे अटैच था, उस जूते को चलाया फ्रिक्शन के कारण। हल्का फुल्के शब्द यूज करूंगा, फ्रिक्शन वगैरह आपको पता होंगे। तो झटके से आपके जूते को चलाया, तो जूता चला। एक्चुअली ऐसे हुआ, जूता आगे गया और मेरी ये वाली बॉडी यही रह गई, इसलिए मुझे फील आया कि मैं पीछे गया। या बस बहुत तेज चल रही थी और एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक मारा, तो बस की बॉडी रुक गई। और मैं क्यों आगे गया? क्योंकि एक्चुअली बस की बॉडी रुकी, बस की बॉडी मेरे जूते के कांटेक्ट में। बस की बॉडी मेरे कहां कांटेक्ट में बेटा? जूते के कांटेक्ट में। जूते के कांटेक्ट में है तो क्या हुआ बेटा, बताओगे? जूते के कांटेक्ट में तो जूते को तो रोक दिया गया, मेरे अपर पार्ट को नहीं रोका गया, तो मैं ऐसे गया। मान लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना बेसिक बहुत जरूरी है। मान लीजिए कार बस के अंदर एक बंदर आया, बस के अंदर एक बंदर आया, बंदर ऊपर डंडा पकड़ के झूल रहा है, उसके पांव जमीन पे नहीं है, और बस चल रही है फुल स्पीड से। अब किसी ने कहा कि बस ने ब्रेक मारा तो क्या होगा, बंदर का सर आगे जाएगा या बंदर के पांव आगे जाएंगे? बताओ जरा। अरे बंदर का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अब बंदर का एग्जाम्पल ले लिया। बच्चा कहता है जब कार को ब्रेक मारते तो हमारा तो सर आगे जाता है, हम इमोशन से आंसर देंगे, इमोशन से नहीं, लॉजिक से। बंदर झूल रहा है बाबू, बंदर झूल रहा है, डंडा पकड़ के, उसके पांव जमीन पर नहीं है। जैसे ही ब्रेक मारोगे बेटा, जैसे ही ब्रेक मारोगे क्या होगा, कार की बॉडी रुकेगी। कार की बॉडी के कांटेक्ट में क्या है, बंदर का हाथ, वो रुक जाएगा। भाई कार की बॉडी के कांटेक्ट में, पांव नहीं कांटेक्ट में, पांव तक फोर्स पहुंचने में टाइम लगेगा, पांव आगे जाएंगे, पांव आगे जाएंगे। और ऐसा ही होता है अगर आपके कार में कोई हैंगिंग पार्ट लगा हुआ होता है। अरे ऐसे होता है ना कि भैया कार में हैंगिंग पार्ट लगा हुआ हो, हैंगिंग मतलब कुछ लटका हुआ हो, होता है ना कि कार में कुछ आपने लटका रखा हो डैशबोर्ड के आगे, तो जैसे ही आप ब्रेक मारोगे तो वो वाली बॉडी आगे जाएगी। क्लियर? डन? ये कहलाता है बेटा लॉ ऑफ लेजीनेस या लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ लेजी ऑब्जेक्ट और लॉ ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन अनटिल अनलेस एक्टेड बाय अ फोर्स। तो ये फोर्स की परिभाषा है। फोर्स ही वो ताकत है जो आपका मोशन बदलने की औकात रखता है। तो इसमें बाइक पर दीवार ने फोर्स लगा दिया, इसको किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो ऑब्वियसली बात है इसलिए ये उड़ता हुआ आगे गया। क्या मेरी बात क्लियर है? ये फर्स्ट लॉ समझा है। अब मैं सेकंड लॉ पे आ रहा हूं जो काम का लॉ है, फिर थर्ड लॉ आऊंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे यहीं से, और मैं 7:45 पे फ्री कर दूंगा बेटा। ऐसी भी चीज है क्या जो न्यूटन लॉस फॉलो नहीं करते? देखिए हम उसकी डेप्थ पे नहीं जा रहे बेटा अभी, क्योंकि फिर क्या होगा कि हाँ बच्चा कह रहा है टार्जन, हम आइंस्टाइन वाले फंडे पे, क्वांटम वर्ल्ड, हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा, बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स में, बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स पे है ना। और ये हमेशा होता है, आप बाइक भी एकदम एक्सेलरेट करेंगे तो आप पीछे क्यों जाते हैं? शूडो फोर्स नहीं होता उसके कारण। शूडो फोर्स आपके समझने का एक जुगाड़ है, आप इनर्शिया से समझते हैं कि आपको जब आप बस में खड़े हैं तो आपके जूतों को बस ने चलाया, आपकी बॉडी का अपर पार्ट बस के कांटेक्ट में नहीं। हाँ अगर आपने जूते भी हैं और ऊपर हैंडल भी पकड़ रखा है तो फिर आपका पेट आगे होगा। अरे हाँ हाँ, अरे ये भी करके देख लेना, बस में खड़े हो, ऊपर से हैंडल पकड़ रखा है, नीचे से जूते कांटेक्ट में, बस वाले ने ब्रेक मारा, ऐसे होगे तुम, ऐसे पता है, ऐसे ऐसे तुम्हारा पेट आगे होगा, बीच सेंटर व आगे जाएगा, सेंटर व आगे जाएगा। हाँ 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 हाँ, डन। ठीक है, चलो आओ सेकंड लॉ बेटा। सेकंड लॉ भी बहुत प्यारा लॉ है। तीन लॉ समझाने हैं,
और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, दैट्स ऑल। ठीक है, आज का मेरा काम इतना ही है, ज्यादा नहीं है। हो सकता है 7:45 से पहले ही फ्री कर दूं, हो सकता है 7:45 से पहले ही फ्री कर दूं बेटा। ठीक है, चलिए, क्या है क्या, मतलब यहां तक मेरा काम है, दैट्स ऑल। ठीक है, 3 लॉ समझाने, आज मेरा काम यही तक सोच के आया हूं, जहां तक सोच के आया हूं वहीं तक मैं कराऊंगा। ठीक है, सुनना बेटा, सुनना। सेकंड लॉ, डन 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 डन। हाँ, तो पेट आगे जाएगा ये भी बता दिया मैंने। तुम दोनों पकड़ लिए तो पेट आगे जाएगा, क्योंकि देखो इसको, इस हाथ को फोर्स मिल गया, टांगों को फोर्स मिल गया। जो फोर्स जो ज्यादा इसको फोर्स मिलने में समय लगेगा, तो पेट आगे जाएगा बेटा। ठीक है, सुनना। सेकंड लॉ क्या कहता है, लोगों ने कहा बहुत मजा आ गया, फोर्स समझ में आ गया। फोर्स ही वो ताकत है जो किसको बदल सकती है, वेलोसिटी को बदल सकती है। ठीक है, वेलोसिटी को बदल सकती है, लेकिन बाबू मतलब मोशन बदल सकती है। अब अगला आया कि भैया कितना, तो न्यूटन ने कहा कि यार एक चीज बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ सुनिए। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है, न्यूटन थे चालाक इंसान, लोगों ने कहा ये फोर्स बता तो दिया, इसको मैथमेटिकली बताओ। तो न्यूटन ने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की, जैसे मान लीजिए ये एक इंसान है, ये चीज आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां m मास का ऑब्जेक्ट है, इसका मैं अगर एक्सेलेरेशन a रखूं, अच्छा एक्सेलेरेशन मतलब वेलोसिटी में बदला, ठीक है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो फोर्स उसने देखा, उसने कहा कि अगर मास में 4m कर दूं और सेम एक्सेलेरेशन पैदा करना चाहूं तो मुझे ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप खुद ही सोच के देखिए, मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि आप एक एक ऑब्जेक्ट को धक्का दीजिए और ऐसे 4 ऑब्जेक्ट को धक्का दीजिए, तो आपको पता है 4 ऑब्जेक्ट को धक्का देने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अरे भाई ज्यादा, अरे भाई जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि भाई आप 1 किलो का कोई सामान लेके जा रहे हैं और 4 किलो का सामान लेके जा रहे हैं, तो आपको डिफरेंस फील होगा। ठीक है, सुनिए, तो एक्स अगर मैं m मास को a एक्सेलेरेशन दूं और 4m मास को a एक्सेलेरेशन दूं, एक्सेलेरेशन मतलब मैं वेलोसिटी में बदलाव करना चाह रहा हूं, तो मैंने देखा मेरी ताकत 4 गुना लगानी पड़ेगा, जितना मास होगा। ठीक है, सॉरी टू से चैट बंद करनी पड़ेगी। आरसीबी 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 करने लगे बेटा, तुम्हारा आईपीएल देखो, आईपीएल देख सकते हो, अगर तुम्हारी क्लास नहीं होती तो देख सकते थे। आईपीएल से ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हें देनी चाहिए बेटा अभी वाला। ठीक है, तुम्हारा आईपीएल चल रहा है, आईआईटी प्रीमियर लीग, आईआईटी प्रीमियर लीग चल रहा है बाबू तुम्हारा यहाँ। ठीक है, इज इट क्लियर, हाँ जी। ठीक है, चलो, तो अगर मास मैंने 4 गुना कर दिया तो मुझे ताकत भी 4 गुना लगानी पड़ेगी, ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। या न्यूटन ने कहा सेम मास है लेकिन मुझे ज्यादा वेलोसिटी में चेंज चाहिए, तो भी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो न्यूटन ने एक टर्म देखी, न्यूटन ने कहा कि यार एक टर्म है, पहली चीज है बेटा मोमेंटम। क्या मोमेंटम, ये आप सबको पता है मोमेंटम, ये होता है बेटा एम पी बराबर एम वी, ये एक टर्म बनाई, ये एक्चुअल मोशन बताती है, मोशन वेलोसिटी बताती है, लेकिन उसमें मास भी इन्वॉल्व कर लिया। किसके मोशन की बात हो रही है, एक टॉय ट्रक के मोशन की बात हो रही है या एक ट्रक की बात हो रही है। अरे भैया तुम एक छोटे से ट्रक को रोक पा रहे हो, अरे एक खिलौना है, छोटे बच्चे का खिलौना है ट्रक, उसको रोक रहे हो, और एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है बेटा जिसमें 16-20 टायर है, उसको रोक रहे हो। तुमने कहा सर मैंने एक चीज सीखी, मैं ट्रक को है ना एक अंगुली से रोक देता हूं, ऐसे अंगुली मारता हूं और ट्रक जो है या हाथ से रोक देता हूं सर ट्रक को। मैंने कहा क्या, बच्चे ने कहा सर मैं करके दिखाता हूं, देखो कैसे। ट्रक आया सामने से, छोटे बच्चे वाला ट्रक ले आया कि सर ये देखो ट्रक आ रहा है, मैंने रोक दिया हाथ से। वाह भाई वाह, अब तुम आ गए फॉर्म में कि हाँ मैं ट्रक को रोक सकता हूँ, मेरे में ये ताकत है। तुम चले गए हाईवे पे बेटा, वहां 20 टायर वाला ट्रक आ रहा था, तुमने ऐसे हाथ रखा जाके, ठीक है, और भाई साहब ट्रक रुक गया ना भैया। हो सकता है ट्रक ड्राइवर ने ना देखा हो तो बेटा उड़ा के चला गया, हो सकता है ट्रक ड्राइवर ने देख लिया हो तो वो बोलेगा अरे ये पगले के कत्ल में मैं जेल चला जाऊंगा, तो रोक दे बेचारा। ठीक है, लेकिन मान लो उसने ना देखा तो तुम्हें उड़ाता हुआ ले जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा क्या है, न्यूटन ने कहा क्या है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मास और वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मोशन बताती है, मास भी। तो ये एक टर्म बनाई मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या बनाया बेटा, फोर्स, फोर्स जो है F बराबर वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। ये न्यूटन ने टर्म दी कि भैया आप मोशन में जितना बदलाव कर रहे हैं, तो मोशन को सही तरीके से डिफाइन करने के लिए एक चीज और एक्स्ट्रा टर्म डिफाइन की गई, मास के किसकी बात हो रही है, छोटे ट्रक की बात हो रही है, बड़े ट्रक की बात हो रही है, छोटे रॉकेट की बात हो रही है, बड़े रॉकेट की बात हो रही है। तो वेलोसिटी बताती है मोशन, लेकिन उसमें मास भी इन्वॉल्व कर लिया। फोर्स होता है डीपी बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब आप मोशन में कितना बदलाव ला रहे हो, तो एफ बराबर डीपी बाई dt। इज इट क्लियर, हाँ के ना, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहां से कुछ कुछ चीजें आएंगी वो बात करेंगे। ठीक है, डीपी क्या होगा, डीपी तो एफ बराबर आपका आएगा, अगर मैं पी को यहां रख दूं बेटा एम वी, आपने कहा सर एम वी, तो ये जो है
इसमें से m बाहर तभी आएगा बेटा, सुनिएगा मैं असली चीज बता रहा हूं यहीं पे, v dm by dt प्लस m dv by dt। देखिए सुनिए, आप जो वो थ्रस्ट फोर्स पढ़ते हैं रॉकेट वॉकेट वाला, ठीक है, वो यही एक्सप्लेन हो जाता है, वो यही एक्सप्लेन हो जाता है, यही 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है भाई। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आता होगा, न्यूटन ने F बराबर dp by dt दिया था बेटा। अगर तुम ये जानते हो तो उल्टे सीधे सवाल भी कर सकते हो, क्योंकि जे एडवांस में कई सवाल ऐसा है कि एक पिस्टन चल रहा है, उस पर आके सैंड पार्टिकल्स चिपक रहे हैं, वहां F बराबर ma लगाओ कि तुम्हारी लंका लग जाएगी। और जे के अच्छे सवाल है, वो हमेशा अच्छे सवालों में काउंट हुआ, टॉपर्स फाइट, कि एक पिस्टन चल रहा है, उस पर सैंड पार्टिकल्स आके चिपक रहे हैं, ठीक है, तो वहां F बराबर ma लगा नहीं सकते, सैंड पार्टिकल आके चिपक रहे हैं बेटा, मास बढ़ रहा है उसका। तो तुम्हें याद रखना है न्यूटन्स बेसिक लॉ है F बराबर dp by dt। क्या है? dp by dt। p क्या होता है? mv पूरा लिखो, ठीक है। अगर मास चेंज हो रहा है तो उसको भी लिखो और v को भी लिखो। तो अगर मैं इसे u इंटू वी के प्रोडक्ट से सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? v बाहर dm by dt प्लस m dv by dt, इससे रॉकेट प्रोपोर्शन वगैरह सब हो जाता है। ये बच्चे को समझ में नहीं आता कि दो डिफरेंशियल में टूटेगा, इसलिए इसको थ्रस्ट फोर्स बना दिया। तुम ऐसे ही कर सकते हो बड़ा आराम से, ठीक है। चलिए ये रहा। तो इफ मास इज कांस्टेंट, हाँ इसमें कोई एक डाइल्यूट वर्जन है, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है बाबू तो dm by dt 0 है। हाँ ये स्पेशल केस है कि किसी का मास बदल नहीं रहा, तो फिर ये है, तो क्या आएगा मुझे बताएंगे? F बराबर, फिर मैं बोल सकता हूं m dv by dt, और dv by dt का मुझे पता है कि dv by dt बन जाता है m इंटू a। दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है बाबू? ये F बराबर m है, लिखेंगे हम बिल्कुल सही तरीके से, सही अंदाज में थ्योरी होनी चाहिए, इसी को बेसिक बोलते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? F बराबर m है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो dm by dt 0 है, वरना इसी को बाद में थ्रस्ट फोर्स बोल देंगे, कुछ नहीं यहीं से आता है। और जेई के बहुत अच्छी क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें मास चेंज हो रहा है, तो तुम तो इस पे चले जाओ, बेसिक पे। अच्छे सवाल पे हमेशा पीछे लौटना होता है। ये रहा, ठीक है। तो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को बोलते हैं पुश और पुल लॉ, मतलब लॉ ऑफ पुश और पुल, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हो, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने के लिए। द हार्डर यू पुश द फास्टर इट मूव, मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना तेज चलोगे, ये जितना ज्यादा मास होगा तुम्हें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। तो मैं अगर बोलूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब बोलेंगे सर प्रोपोर्शनल आना चाहिए, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक होता है, ठीक है। तो लॉ लिखने के लिए मैंने लिख दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वो 1 है। डन। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। हाँ कि ना? अगर ये मास m है, इसका एक्सेलरेशन a है बाबू, तो तुम्हें फोर्स F लगाना पड़ेगा। और अगर इसका मास 4m है बेटा और इसका एक्सेलरेशन a है, तो तुम्हें फोर्स बेटा 4F लगाना पड़ेगा, ठीक है। मास ज्यादा तो ये रहा। डन। चलिए F बराबर डी बाई डी टी। इसमें एक और इश्यू है बेटा, एक और इश्यू है, वो भी बात करूंगा, वो मैं सारी एक साथ बात करूंगा। क्या ये मेरी बात क्लियर है? एम बी कॉन्स्टेंट है तभी ये बनेगा F बराबर m है। फिर तीसरा लॉ आता है बेटा, सुनिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ और चीजें हैं, वो भी बता देता हूँ। 2-3 स्लाइड्स ही हैं, फिर उसके बाद आज का काम खत्म है। एक तो मोमेंटम मैं बता ही चुका हूँ बेटा, आपको मोमेंटम बता चुका हूँ पिछले पेज पे, तब भी मैं अलग से बता देता हूँ। मोमेंटम P बराबर mv होता है, ठीक है। उसके बाद में F बराबर क्या होता है, मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ, dp by dt, dp by dt, dp by dt। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, इसको आप ऐसे कह सकते हो F बराबर dp by dt। अगर मैं मतलब 1 डायमेंशन में खेल रहा हूँ, देखो मैंने आपको 1D और 2D में भी फॉर्मूले बता रखे। A बराबर dv by dt भी फॉर्मूला होता है बेटा, और A बराबर dv by dt भी होता है। आप बोलेंगे सर कौन सा सही है? देखो वैसे तो यही सही है, ये 3 डायमेंशन में सही है। अगर वेलोसिटी मेरी i j k में, तो ये 1D में कि मैं x में अलग स्टडी कर रहा हूँ, y में अलग स्टडी कर रहा हूँ, याद है? तो ये बराबर dv by dt भी लिख देते हैं हम कि अब ये x में लगा रहे हैं। तो वैसे F बराबर dt by dt, ये है स्लोप इन PT ग्राफ। ये छोटे छोटे सवाल आएंगे आगे, स्लोप इन PT ग्राफ। मैंने आपको कहा ना, आप ग्राफ मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं, बस हल्का फुल्की चीजें लिखनी पड़ेगी। ये और ये में ये ज्यादा सही है, ये 3D में है, ये स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर सिर्फ आप x में सोच रहे हो तो देखो ये 3D में है, ये सिर्फ 1D में बेटा। सिर्फ आप x एक्सिस पे सोच रहे हो, y एक्सिस पे सोच रहे हो, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है बेटा, अगर मैं dp को इधर ले जाऊं बेटा, dp, तो ये बन गया f dt। अरे dt को इधर ले गया, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं। हाँ जी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन, डीपी का इंटीग्रेशन तो p आएगा, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल। अच्छा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल बराबर क्या, इंटीग्रेशन
FDT। इसको बोला जाता है बेटा जे। जे होता है बेटा इम्पल्स, जे बात। एक टर्म आती है इम्पल्स, ये जे एडवांस को बहुत पसंद है, जे एडवांस को बहुत पसंद है, जे मेंस कम यूज करता है, बहुत पसंद है इम्पल्स, बहुत पसंद है इम्पल्स। वो पूछता है इम्पल्स बताओ। इम्पल्स सुनते ही बच्चों को लगता है कि भैया फ्यूज उड़ गए। इम्पल्स कुछ नहीं होता बेटा, चेंज इन मोमेंटम। इतने लल्लू लल्लू सवाल पूछे और मैंने उसका परसेंटेज देखा कितने बच्चों ने किया है, जे एडवांस की बात कर रहा हूँ, बहुत कम। ठीक है, जैसे जे ऐसे सवाल बताता हूँ, यहां से एक बॉल को फेंका बेटा यू स्पीड से थीटा एंगल पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये बॉल पहुंची तो इम्पल्स बताइए यहां से यहां तक। बच्चों को लगता है इम्पल्स शब्द तो मैंने सेंट्रो मास में पढ़ी थी, इम्पल्स कैसे करूंगा? अरे जे एडवांस का सब्जेक्टिव दिखा दूंगा, एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, इम्पल्स शब्द डाला और मैक्सिमम जनता लुढ़क जाती है। एक पार्टिकल को फेंका यू स्पीड से थीटा एंगल पर, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची तो स्टार्ट से यहां तक की इम्पल्स बताओ। बच्चा कहता है इम्पल्स तो कोलिजन से आती है। कुछ नहीं बाबू, बहुत लप्पू सवाल है। तुम्हें यहाँ पे मोमेंटम लिखना है, यहाँ मोमेंटम होगा एम यू कॉस थीटा आई कैप। अच्छा, मतलब वेक्टर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी। इनिशियल मोमेंटम लिखना है एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। अच्छा, कंपोनेंट तो आते ही है, फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म सवाल, टपक गया। इम्पल्स कुछ नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिए। आप बोलेंगे सर कोलिजन में आता है, वो अलग चीज है। अभी तुम्हें यह समझना है, इम्पल्स नाम की चिड़िया सिर्फ एक ही होती है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और कुछ नहीं होता। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, बस। इम्पल्स जे मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, दैट्स ऑल, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है, चेंज इन मोमेंटम। और जेई सवालों को गंदा बनाने के लिए तुम्हें देती है और तुम इसमें फंस जाते हो। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये एरिया इन एफ टी ग्राफ होगा। अच्छा, ये एरिया अंडर कर्व इन एफ टी ग्राफ होगा, एफ टी ग्राफ। आप बोलेंगे सर कैसे? अरे एरिया अंडर कर्व क्या होता है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, दैट्स ऑल। ये सारी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। ये है एरिया अंडर कर्व इन एफ टी ग्राफ। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल। हाँ क्या ना? क्या टाइम हो गया? बस हो गया। थर्ड लॉ, फिर कुछ क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीसरा लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, मैं जल्दी फ्री कर दूंगा, चलो तीनों लॉ पढ़ा के फ्री कर दूंगा, क्वेश्चंस कल करा दूंगा। ठीक है, सुनना। थर्ड लॉ है क्या? थर्ड लॉ इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कॉस्मिक कर्मा। कॉस्मिक कर्मा ये सिर्फ मजाक में बोला जाता है, कि होता है ना कि ऐसा बोला जाता है ना, कर्मा हिट यू बैक, ऐसा बोला जाता है ना कि कर्मा हिट यू बैक, कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। ये ठीक है, मजाक मस्ती में बोलने के लिए ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा मतलब एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो है क्या कि पहला लॉ ये बताता है कि फोर्स होता क्या है, वो चीज जो मोशन में चेंज करे। अब मोशन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास है मोमेंटम, एम इंटू वी। दूसरा लॉ बताता है कि फोर्स होगा क्या, तो एफ बराबर डीपी बाई डी टी। सेकेंड लॉ बताता है एफ बराबर डीपी बाई डी टी। आपने कहा ठीक है सर, एफ बराबर डीपी बाई डी टी, पी को लिखा एम वी, एम तभी बाहर आएगा बाहर जब वो कांस्टेंट होगा, तो एफ बराबर एम है तभी वैलिड है जब कांस्टेंट मास है। ये पहले दिन से हम बात करेंगे। ठीक है, आपने कहा सर यहां तक भी समझ में आ गया। फिर अब ये है क्या, देखिए थर्ड, ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, हाउ फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर, ये बता रहा है हाउ फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। बात समझ रहे हैं? ये थर्ड लॉ बता रहा है हाउ फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये कहता है फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया तो बी भी ए पर लगाएगा। अगर सन जो है वो अर्थ को खींच रही है तो अर्थ भी सन को खींच रही है। अगर एप्पल गिरा है तो एप्पल पर फोर्स नीचे लगा है तो एप्पल ने धरती पर ऊपर लगाया है। अब बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, एप्पल नीचे जाता है धरती ऊपर नहीं आती। देखिए मैंने क्या कहा, फोर्स बराबर लगे, फोर्स का इफेक्ट बराबर आया, ऐसा थोड़ी है। अरे फोर्स का इफेक्ट बराबर आना जरूरी नहीं होता बेटा, कभी भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, फोर्स का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। क्यों भाई? एप्पल पर फोर्स, और देखो एप्पल गिरा, एप्पल गिरा तो एप्पल पर फोर्स नीचे लगेगा, धरती पर ऊपर लगेगा। एप्पल का मास कम है तो वही फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगा एफ बराबर एम से, और धरती का मास बहुत ज्यादा है तो वही फोर्स कम पैदा करेगा। इज इट क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर है? इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, सुनिए, आपने किसी को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा हाथ से मारोगे, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसके गाल पर थप्पड़ मारा, तो आपके हाथ ने उसके गाल पर जितना फोर्स लगाया उतना ही उसके गाल ने आपके हाथ पे फोर्स लगाया। आप बोलेंगे सर फोर्स तो बराबर है, ये तो थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स बराबर है। बिल्कुल, अगर आपने अपने हाथ से उसको थप्पड़ मारा है
तो हाथ ने गाल पर लगाया फोर्स और गाल ने हाथ पर लगाया फोर्स बराबर है बाबू। तो आप बोलेंगे सर फिर उसकी पिटाई कैसे हुई? मुद्दा ये है इम्पैक्ट। आपने अपनी वो सरफेस चूज की है बेटा जो हार्ड है, जो ये झटका झेलने की आदत रखती है। आपके हाथ ये कंपैरेटिवली हार्ड बनाए जाते हैं, ये हार्ड है, ठीक है। और अगले का गाल जो कि सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट है। तो इसलिए क्या हुआ, वो इम्पैक्ट उसके वहां चीजें अलग इम्पैक्ट पे आई है और आपके यहाँ उसको दर्द ज्यादा हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी का वो सॉफ्ट पार्ट है, आपका हार्ड पार्ट है। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने थप्पड़ मारा, वो झुक गया और पीछे लोहे का पिलर था बेटा, ठीक है, जिसको आप थप्पड़ मार रहे थे वो झुक गया, पीछे लोहे का पिलर था, आपका हाथ लगा लोहे के पिलर में। अब बताओ बेटा कौन जोर से चिल्लाएगा, पिलर या तुम? ठीक है, ये बस मैं मतलब ये लॉज एक्सप्लेन करके आज फ्री कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस लेने हैं वो कल लूंगा, सिर्फ लॉज एक्सप्लेन करके फ्री कर दूंगा। मुझे बताइए बेटा कौन चिल्लाएगा, वो लोहे का पिलर चिल्लाएगा या तुम चिल्लाओगे? अरे तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो तुमने अपने हाथों से उसके गालों पे थप्पड़ मारा, गाल सॉफ्ट है, उसके टिश्यूज सॉफ्ट है, तुम्हारे हाथ के टिश्यूज हार्ड है, फोर्स लेकिन बराबर लगा। आप ही चिल्लाओगे, आप ही चिल्लाओगे बाबू, क्योंकि मुद्दा क्या है, इस बार फोर्स अभी भी बराबर लगा है, लेकिन इस बार वो हार्ड है बाबू और आप सॉफ्ट हो, तो बेटा इस बार आप चिल्लाओगे। फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर है बेटा मून, ठीक है, यहां क्या है बेटा मून, बस इन लॉस को समझा रहा हूं, दैट्स ऑल, फिर फ्री हो बेटा, है ना। ये मून है बाबू, ये शायद थोड़ा सा छोटा दिख रहा है इसलिए मैंने मून बना दिया, ये रहा, ये मून है बाबू, ठीक है। ये अर्थ, ये मून, तो जितने फोर्स से अर्थ मून को खींचेगी उसी फोर्स से मून भी अर्थ को खींचेगा, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। मून को अर्थ खींचता है, मून को अर्थ खींचती है, इसलिए मून हमारे चारों ओर चक्कर काटता है, और मून अर्थ को खींचता है बेटा, इससे टाइडल वेव्स आती है, इससे टाइडल वेव्स आती है, इससे टाइडल वेव्स आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, टाइडल वेव्स आती है, बिल्कुल आती है। क्या मेरी बात क्लियर है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है बेटा। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है बेटा, रॉकेट प्रोपल्शन में जब रॉकेट ऊपर उड़ता है, गैसेस नीचे निकलती है, तो इन गैसेस पे आप जितना फोर्स लगाते हो उतना ही फोर्स आप इधर लगाते हो। तो याद रखिएगा स्पेस में उड़ने का एक ही तरीका है, आप किसी और को, जैसे लोग कहते हैं स्पेस में कैसे उड़े, मान लो आप स्पेस में हो, मतलब स्पेस में, अरे स्पेस मतलब ये ऐसे कह लो स्मूथ ग्राउंड पर हो, अरे स्मूथ ग्राउंड होता है ना, आईसी सरफेस हो, अरे जिसपे फिसलते हो, फ्रिक्शन ना मिले, तो तुम्हें उसमें चलना है, तो तुम पाँव से नहीं चल सकते, पाँव को फ्रिक्शन चलाता बेटा। मान लो फ्रिक्शन है नहीं, बहुत स्मूथ सर्फेस है, ऑयली सर्फेस है, तो तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो तुम उसको फोर्स उधर लगाओगे तो तुम पे फोर्स इधर लगेगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ठीक है। तो दिस लॉ ऑफ ग्रेट बैलेंसर ऑफ यूनिवर्स, अ परफेक्ट डांस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। अब सुनिएगा इसके कुछ डूज एंड डोंट्स, इसके कुछ डूज एंड डोंट्स, ये आज का अंतिम पार्ट है, ठीक है, कल इस पे फर्दर बात होगी, ठीक है। फोर्स ऑलवेज, थर्ड लॉ, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, अगर ए ने बी पर जितना फोर्स लगाया बी ए पर उतना ही लगेगा। मान लीजिए छुटका सा सुपरमैन अर्थ पर खड़ा है, तो इस पर बेटा फोर्स अगर एफ नीचे लग रहा है तो अर्थ पर फोर्स एफ ऊपर लग रहा है, ठीक है। याद रखिएगा अर्थ का प्यार mg होता है बेटा। तो देखो बच्चे कहते हैं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, 2 मिनट चैट ऑफ ही रखूंगा, तुम आरसीबी आरसीबी करने लगा, अरे भाई आरसीबी का फैन होना गलत बात नहीं है, किसी का भी फैन होना गलत बात नहीं है, अभी तुम अपने फैन बनाओ बेटा, ठीक है। चलो, इस मैन पर, इस सुपरमैन पर एमजी नीचे लग रहा है, उसका रिएक्शन क्या आएगा? बच्चा बोलता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे? जैसे मैंने कहा ये पेन है बेटा, ये लास्ट स्लाइड आज की है ना, उसके बाद कल बात होगी, ठीक है, कल बात होगी, अभी लॉज में और बातें बतानी बाकी है, मेरे को लग रहा है टाइम हो गया तो कल बात करूंगा। ये बेटा मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ रखा है, इस मोबाइल का एमजी की रिएक्शन बताओ। बच्चा कहता है नॉर्मल, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। एक ही बताइए, मैं अगर इस मोबाइल को एक्सेलेरेट करना चालू कर दूंगा बेटा तो नॉर्मल एमजी से ज्यादा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अब एक्शन रिएक्शन टूट गया, तो मैं फिर बोल रहा हूं तुम बेटा गलत तरीके से साइंस पढ़ रहे हो। एमजी की रिएक्शन एमजी ही होगी, इलेक्ट्रो फोर्स की इलेक्ट्रो ही होगी, ग्रेविटेशन फोर्स की ग्रेविटेशन ही होगी, मैग्नेटिक फोर्स तो याद रखिएगा हमेशा एक्शन रिएक्शन सेम नेचर की होगी, एमजी की रिएक्शन सिर्फ एमजी होगी। ए ने बी पे लगाया तो बी ए पे लगाएगा। आपने जब ये मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा है तो इस मोबाइल का एमजी बेटा, इस मोबाइल पे एमजी किसने लगाया? ये धरती का प्यार है बेटा, मेरे हाथ ने थोड़ी लगाया, अरे मेरा हाथ इसको एमजी दे देगा? मेरा हाथ थोड़ी एमजी दे रहा है, इस पर एमजी फोर्स लगा रही है धरती, ये धरती का प्यार है, तो ये प्यार धरती को ही वापस लौटाएगा, धरती को ही लौटाएगा। तो याद रखिएगा इसके पॉइंट्स है, फोर्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर, अ पार्टिकल ए एक्सर्ट फोर्स एफ
ऑन पार्टिकल बी, देन बी एक्सर्ट फोर्स माइनस एफ ऑन पार्टिकल ए। तो एफ बी ए का मतलब होता है फोर्स ऑन बी बाई ए, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन बी बाई ए। फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ए बाई बी। मतलब बी ने ए पे जो लगाया वो ए बी पे लगाएगा, उल्टा। दोनों की नेचर सेम नेचर होगी बेटा, याद रखिएगा, सेम नेचर। अगर इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक ही रिएक्शन होगी, ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशन ही होगी, नॉर्मल की रिएक्शन नॉर्मल होगी, एमजी की रिएक्शन एमजी होगी, टेंशन की रिएक्शन टेंशन होगी, ये याद रखना है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, लेकिन एक्शन रिएक्शन का पेयर का मतलब बच्चा एक गलत मतलब निकालता है कि एक्शन के बाद रिएक्शन होती है, मतलब पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं होता बेटा, याद रखिएगा। एक्शन रिएक्शन साथ होती है। ये तो जस्ट एक समझने के लिए एक आसान शब्द बनाया न्यूटन ने, लोगों ने इसको रायता फैला दिया कि एक्शन के बाद रिएक्शन होती है, ये हमेशा साथ लगते हैं बेटा। एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, ए बी पे लगाएगा, बी ए पे लगाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? थर्ड लॉ। अब सुनिएगा एक लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ laws are only valid from, आज सिर्फ लॉज में सवाल नहीं ले रहा, अगला स्लाइड वैसे स्लाइड की है, मैं स्लाइड सवाल नहीं ले रहा। वैलिड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, दैट्स ऑल। न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज आर ओनली वैलिड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। बच्चे बोलेंगे सर इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? इनर्शियल फ्रेम ये बड़ी चतुराई वाली फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम ये होती है फ्रेम इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज आर वैलिड। ये वैसा क्वेश्चन है बेटा, पहले मुर्गी आई क्या पहले अंडा, पहले मुर्गी आई है पहले अंडा, ठीक है, ये वैसा है। किसी ने कहा कि भैया ए कौन है, मैंने कहा बी का रिश्तेदार, बी कौन है, ए का रिश्तेदार, तो फिर ए कौन है, बी का रिश्तेदार, बी कौन है, ए का रिश्तेदार, पहले मुर्गी है कि अंडा। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? तो जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉज वैलिड है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉज कहां वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम में। एक्चुअली न्यूटन को अपने लॉज में गड़बड़ दिखी, तो न्यूटन को लग गया कि ये कहां से लगेंगे, दुनिया में कोई इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं, ऐसी इनर्शियल फ्रेम जो एब्सोल्युटली रेस्ट पर हो, किसी भी फ्रेम के रेस्ट पर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए न्यूटन्स लॉज हमारे पढ़ने के लिए अच्छे होते हैं। जब आपको स्पेस क्राफ्ट बनाने होंगे यहां से मार्स भेजने के लिए, तो आइंस्टाइन के लॉज लगेंगे, आइंस्टाइन के फंडे लगेंगे, आप आइंस्टाइन मैकेनिक्स यूज करोगे। आपको अगर मिशन मार्स करना है, मिशन मून करना है, तो आप आइंस्टाइन की कैलकुलेशंस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास सुपर कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है। इनर्शियल फ्रेम याद रखिएगा ये, हाँ, बाय डिफॉल्ट देयर इज नो इनर्शियल, नो एब्सोल्यूट, कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम, इस यूनिवर्स में कोई इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं, ठीक है। तो हम किसे मानेंगे? स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या है, याद रखिएगा, अजम्पशन क्या है? स्टैंडर्ड अजम्पशन है ग्राउंड या अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम। अभी आप बोलेंगे सर ये देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें कुछ मतलब लोचे हैं, वो लोचे मैं कब पढ़ाऊंगा? अभी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने लॉ सारे एक साथ लिखा दिए। न्यूटन के पहले और दूसरे नियम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है, मतलब अभी हम सिर्फ ग्राउंड फ्रेम से लगाएंगे, अभी हम किसी और फ्रेम से नहीं सॉल्व करेंगे। कि जैसे अभी आज वो एक गर्ल मतलब लिफ्ट में थी, एक बॉय जमीन पे था, अभी हम गर्ल की फ्रेम से करना नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, लेकिन पता पहले से होना चाहिए कि अभी गर्ल की फ्रेम से करना मना है, ग्राउंड की फ्रेम से ही करना अलाउ है अभी, फिर बाद में गर्ल की फ्रेम में जाके भी सीखेंगे। पहले एक चीज में तो एक्सपर्ट हो जाए, तो जब दूसरी चीज छेड़ेंगे ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉज आर ओनली वैलिड फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? जिसमें फर्स्ट सेकंड लॉज वैलिड है, दैट्स ऑल। कोई इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं इस यूनिवर्स में, तो न्यूटन के लॉस कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आइंस्टाइन मैकेनिक्स यूज होती है, ठीक है। आपको मिशन मार्स चलाना, कुछ भी चलाना, ऑब्वियसली बात है रियल लाइफ में, लेकिन उनसे रिजल्ट लाने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए या कंप्यूटर्स चाहिए। फिर उसके बाद में क्या मैंने बोला कि आप वहां से लगा सकते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक ही अभी ग्राउंड फ्रेम। तो अभी मैं सारे सवाल ग्राउंड फ्रेम से करूंगा, किसी और फ्रेम से करना बाद में सिखाऊंगा, जब हम ग्राउंड फ्रेम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे बेटा, क्वेश्चंस कल करवाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, दैट्स ऑल। 2 घंटे 40 मिनट की क्लास हो गई। मैंने इसीलिए बीच वाली क्लास नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था क्लास नहीं लेने वाला बीच वाली क्लास,
छिट्टी 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 वीडियो कॉल कर दूंगा। चलो इस वीक नहीं, अगले वीक वीडियो कॉल करूंगा, अगले वीक वीडियो कॉल करेंगे। डन 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 डन, अगले वीक वीडियो कॉल करेंगे, क्योंकि क्या है कि मैंने वीडियो कॉल जब भी करता हूँ कुछ टेक्निकल एरर आ जाती है। अगले वीक वीडियो कॉल करूंगा। डन 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 डन, बातें शातें करेंगे, ठीक है। जब तक वो टेक्निकल टीम से बात कर लूंगा, पहले एक बार ट्रायल कर लूंगा बेटा, फिर क्या होता है यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाती है, फिर मजा नहीं आता। बच्चे से मिले भी और बात नहीं हुई तो मजा नहीं आता, ठीक है। तो एक बार टेक्निकल टीम से एक मतलब डेमो करवा लूंगा, फिर डन। चलो बाबू, तो मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। तो आज पूरा पढ़ के आइएगा, जो होमवर्क दिया है वो करके आइएगा। आज जो होमवर्क दिया है वो कल लास्ट में डिस्कस करूंगा, आते ही एनएलएम पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, आते ही क्या पढ़ाऊंगा बाबू, एनएलएम। जो होमवर्क दिया है वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, लास्ट के 20 मिनट में, ठीक है, ताकि एनएलएम को एक मोमेंटम चाहिए। तो कल आते ही हम एनएलएम ही पढ़ेंगे, फिर लास्ट के 20 मिनट में मैं होमवर्क डिस्कस कर दूंगा। आपको काइनेमेटिक्स की एक एक्स्ट्रा डोज मिलेगी, जो मैं संडे को रिकॉर्ड कर दूंगा। संडे को रिकॉर्ड कर दूंगा। उस डोज में वो डोज वो बच्चा करे जिसको लग रहा है कि मैं यहां तक मैं सब कुछ कर पा रहा हूं या 70% कर पा रहा हूं। 70% बहुत होता है यार। जो मैं तुम्हें कोई होमवर्क देता हूं उसमें 70% एक्यूरेसी आ रही है, तुम बहुत जबरदस्त लेवल पे चल रहे हो, 70 एंड अबव, ठीक है। तो बहुत तुम्हें लग रहा है और अपर करना है, तो वो एक्स्ट्रा डोज मैंने पिछले साल ये नहीं की थी, अब साथ के साथ दे रहा हूं। डन। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं बेटा। तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, ठीक है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शाम का समय आपने निकाला, ठीक है। चलो बाय। और कल भी शायद मेरी लास्ट क्लास, अच्छा ये लास्ट क्लास मैंने नहीं करवाई थी, शायद फैजल सर को कहीं जाना था, तो कुछ क्लासेस का इंटरचेंज हुआ था। मैं बीच की क्लास मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा था कि सुबह की नहीं दो तो फिर लास्ट दे दो। तो 2 दिन शायद ऐसा है, कल नहीं है परसों है शायद ऐसा, मंडे को ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो जिस दिन भी है मतलब ऐसी रिक्वेस्ट, वो वहां से आया था मैसेज, तो मैंने कहा मेरी लास्ट रख दो बस, पहली हटा रहे हो तो लास्ट कर दो। चलो टाटा बाय 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 बेटा।